Good morning, everyone. I welcome you all to Diplomacy of EPSC. डेट है आज की 25 ऑफ अगस्त 2026 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज इस वीडियो में हम 20th एंड 21st ऑफ अगस्त का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे एंड बिकॉज ऑफ माई हेल्थ रीजंस मैं इन अभी कुछ 3-4 दिनों से वीडियो नहीं ला पाया था, सो मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। बट जो भी बैकलॉग क्रिएट हुआ है, आज 25th है, सो 25th के मॉर्निंग में you would get the video of 20th and 21st of August, and by the evening मैं 22nd एंड 24th के एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। 23rd बिकॉज 23rd को संडे था और संडे को एडिटोरियल का पेज नहीं आता है, इसलिए संडे का एनालिसिस हम कवर नहीं करते हैं। बिकॉज हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों न्यूज़पेपर में संडे में कोई आर्टिकल एडिटोरियल के ऊपर नहीं आता है, और मोस्ट ऑफ दोज आर्टिकल्स जो होते हैं जो उस दिन के न्यूज़पेपर में, दैट आर नॉट वेरी मच रिलेवेंट फ्रॉम आंसर राइटिंग एंड प्री पर्सपेक्टिव। सो दैट इज़ वाई हम संडे को एनालिसिस नहीं करते हैं, और 20 और 21st का इस वीडियो में कवर हो जाएगा, एंड देन 22nd एंड 24th का बाय द एंड ऑफ दिस डे 25th मैं एक को अपलोड करूँगा, एंड देन टुमारो 25th एंड 26th। तो सारे बैकलॉग बाय द एंड ऑफ टुमारो हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड बाय 27th हम कंप्लीट अपना डिस्कशन जो है ऑन रेगुलर बेसिस सेम डे में ही करने का प्रयास करेंगे। बट इफ़ इन केस, मैं चाह तो नहीं रहा हूँ, बट इफ़ इन केस अगर किसी दिन बैकलॉग हो जाता है, सो नो नीड टू वरी, हम इसको अच्छे से अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑन ब्रिक्स। इसको यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है दैट हाउ दिस ग्रुपिंग ऑफ ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट, और किस तरीके से इंडिया का जो लीडरशिप है, इंडिया का लीडरशिप इज टेकिंग अ स्टेप अहेड इन इन ब्रिंगिंग द ब्रिक्स कंट्री टुगेदर, और इससे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है ये काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं। सेकंड जो है वो बीजेपी के लीडर हैं अमरिंदर सिंह, ही इज़ ऑल्सो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उन्होंने लिखा है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों में तो पुश किया है, बट अब ये नीड है कि हम जो अपने नेशन है, नेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक करें, ना कि एज एनी पर्सनालिटी सेंट्रिक। सो उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल इन्होंने लिखा है। एंड द थर्ड आर्टिकल इज नक्सलिज्म के ऊपर, कि किस तरीके से जो नक्सलिज्म ऑलमोस्ट अराउंड 99% इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। जो 99% का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट प्रेजेंट केवल ये 2 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म के प्रेजेंस जो है आज से समय पर मौजूद है, और जो रेड कॉरिडोर हुआ करता था ऑलमोस्ट आज से समय पर वो ख़त्म हो चुका है। सो इसलिए ऑथर ने ये लिखा है कि आफ्टर नक्सलिज्म हमें एक डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाना चाहिए, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम फॉरवर्ड फ्रॉम द रेड कॉरिडोर टू अ डेवलपमेंट कॉरिडोर। और किस तरीके से ये एक नया अपॉर्चुनिटी है कि हम सारे कम्युनिटीज़ को साथ में ला करके जो विकास विकास की धारा में अच्छे रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको साथ में लेकर के चले। सो दिस इज इट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। सो जो फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन नक्सलिज्म वाला ये इशू। दैट एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि, सॉरी, एडिटोरियल का ये कहना है, ऑथर का ये कहना है कि नक्सलिज्म जो है इसने काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में एक गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट किया था इन द हार्टलैंड। अगर आप रेड कॉरिडोर की बात करो, सो दिस इज द सिंबॉलिक मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर पड़ता है झारखंड, देन देयर इज छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा, देन देयर इज महाराष्ट्र का सर्टेन रीजन, देन देयर इज तेलंगाना का रीजन, देन देयर इज समथिंग बिहार का रीजन, आंध्र प्रदेश का रीजन। सो ये एक कॉरिडोर बन रहा था, एंड दैट कॉरिडोर इज नोन एज रेड कॉरिडोर। सो ये रेड कॉरिडोर क्या था? इट वाज द प्रेजेंस ऑफ नक्सलिज्म। ठीक है, और ये बेसिकली कौन कौन से स्टेट्स में था? सो इट वाज इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार। तो काफ़ी लंबे समय तक ये सारे रीजन्स ने एक गवर्नेंस डेफिसिट को देखा है। जिस तरीके की डेवलपमेंट रेस्ट ऑफ इंडिया में हुई है, उस तरीके की डेवलपमेंट इन सारे सर्टेन रीजन्स में बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ नक्सलिज़्म, जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म भी बोलते हैं, इसको देखा है। तो हमने जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद नक्सलिज्म काफ़ी हद तक इराडिकेट हो चुका है इंडिया से। अभी ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम इस एरियाज को कन्वर्ट करें फ्रॉम अ डेवलपमेंट डेफिसिट रीजन टू एन इंजन्स ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। हमें किस-किस चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और रादर गवर्नमेंट को किस चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो गवर्नेंस डेफ़िसिट हुआ था उसको भरने की ज़रूरत है। उनके पास लास्ट माइल डिलीवरी जो गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स है उसका पहुँच सके। जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सच एज़ रोड्स, रेलवेज़, ट्रांसपोर्ट लाइन्स, इसके अलावा जो एजुकेशन में स्कूल्स होते हैं एज़ वेल एज़ कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो ट्राइबल लोगों का बेसिकली ये जो नक्सलिज़्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है, इट इज़ मेनली इन द पार्ट्स वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ जनरली वेरी हाई। तो जो उनका राइट्स इतने सालों से उनसे छीना गया, उनकी डिग्निटी उनसे छीनी गई, हमें उन सभी चीज़ों को लौटाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को इस तरीके से फोकस करना है कि जो भी ग्रोथ वो करे, वो पीपल को सेंटर में रख कर के करे। ठीक है? दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, सबसे ज़्यादा तो है जीएस पेपर 3 में, बिकॉज़ नक्सलिज़्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, एथिक्स में तो किसी भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज़ डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा इशू है। ठीक है? एथिक्स इन गवर्नेंस एज़ वेल एज़ ह्यूमन वैल्यू, सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा कांसेप्ट आता है। देन जीएस पेपर 2 में the rights of the vulnerable sections of the society as well as governance and devolution of powers between the center and the states। एंड जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का चैप्टर्स है, जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम समझते हैं कि नक्सलिज्म होता क्या है। देखो, नक्सलिज्म ये होता है, सालों से ये भावना मतलब इस तरीके से प्रोपेगेट की गई है कि ये आइडियोलॉजी इंस्पायर होता है माओइज्म से। आप जानते हो कि जो चाइना का जो पहला प्रेसिडेंट था, माओ ज़ेडोंग, और माओ ज़ेडोंग का एक प्रिंसिपल था एंड दैट इज़ नोन एज़ माओइज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। और इसका जो अल्टीमेट एम है, इज टू ओवरथ्रो द स्टेट, इज टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। मतलब जो देश के ऊपर में जो गवर्नमेंट शासन कर रही है, उनको ओवरथ्रो करना इज द एम ऑफ दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और इनका मेथड क्या होगा? ये कोई नॉन ये कोई नॉन वायलेंस सा मेथड नहीं, बल्कि ये अचीव करेंगे थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। इनका रीज़न क्या है इस तरीके की चीज़ों में आना? बिकॉज़ ये जिस रीजन से आते हैं वहाँ पर बिकॉज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत सारी उस एरिया में रही है, बहुत लंबे समय तक उस एरिया को नेग्लेक्ट किया गया है। देयर इज़ वेरी लैक ऑफ डेवलपमेंट, गवर्नेंस से डेफिसिट, जो हमने इससे पहले देखा। उसके अलावा ये बेसिकली इस वाले जो रीजन है, लेट मी ज़ूम इट फर्दर। हुँ। ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर रेड कॉरिडोर था और नक्सलिज्म का जो सबसे मेजर प्रेजेंस जो था, वो इसी रेड कॉरिडोर वाले रीजन में था। ठीक है। सो जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि नक्सलिज्म को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए हैं। सॉरी, अगर मैं आपको बोलूँ तो 4 युद्ध हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में। एक 1947-48 का युद्ध था पाक कश्मीर के ऊपर, देन 1965, देन 1971 जिसमें हमने पाकिस्तान के 2
टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। एंड देन 1999 में कारगिल वॉर। सो बेसिकली ये 4 युद्ध हुए हैं। इन 4 युद्धों में जितने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स नहीं शहीद हुए हैं, उससे ज़्यादा आर्मी के सोल्जर्स को शहीद किया गया है इन नक्सलियों द्वारा। तो आप समझो ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। सो हमें डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत है। आज के समय पर जो कंप्लीट एफर्ट्स गवर्नमेंट ने एज वेल एज सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाया है। 15 अगस्त को हमने एक सोशल मीडिया पे एक रील भी वायरल देखी कि अंडर सरेंडर पॉलिसी के अंडर में जो एक्स नक्सलाइट थे, एक्स नक्सलाइट मतलब ऐसे नक्सलाइट जिन्होंने नक्सलिज्म को छोड़ दिया है और वो मुख्य धारा में आ चुके हैं। सो बेसिकली एक रैंप वॉक और एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था इन छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ था बेसिकली जो सबसे प्रोमिनेंस एरिया था जहाँ पे नक्सलिज्म बहुत प्रेजेंस है, बस्तर। सो बस्तर में ये फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें बहुत सारे एक्स नेशनलाइट जो फीमेल थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सो ये दिखाता है कि नक्सलिज्म का जो मेजर चैलेंज है उसको तो टैकल कर लिया गया है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कनेक्टिविटी बाकी रीजन से दूर है उस एरिया की, एजुकेशन वहाँ पे लैकिंग है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, लाइवलीहुड वहाँ पे अच्छे से इंश्योर्ड नहीं है, वहाँ पे डिजिटल इंक्लूजन जो डिजिटल इंडिया का बूम आया था वो इस रीजन में प्रेजेंस नहीं है, एज वेल एज गवर्नेंस की जो डेफिसिट थी। ये सारी चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना होगा कि जो बेसिक सर्विसेज की डिलीवरी है ये सभी चीज़ें दूर हों। जितने भी इंस्टीट्यूशन है सच एज पुलिस हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, जुडिशरी हो गई, इन सभी को अगर हमें स्ट्रेंथन करेंगे तभी जो लोकल कम्युनिटी है इनको वापस से एक जो भरोसा हुआ है ये और जो है गवर्नमेंट के ऊपर में सुदृढ़ हो पाएगा और जो पुअर रूल ऑफ लॉ है इससे ये सारी चीज़ें भी टैकल होंगी। ठीक है, सो नक्सलिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड थ्रेट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आज के समय पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.62 लाख इतने पैसों का एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज ऑर्गेनाइज किया है या फिर अनाउंस किया है और इस रुपए को यूज़ किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट इन द नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड्स को ऑलरेडी बना दिया गया है इन नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, एज वेल एज 4,000 से ज़्यादा मोबाइल टावर्स भी बनाए गए हैं। नए स्कूलों को बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ITIs बनाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर। इन सभी चीज़ों की वजह से जो वहाँ के विलेजर्स हैं, वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, इनका एक जो भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर ये काफ़ी हद तक बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ भी निकाली सच एज सरेंडर पॉलिसी, जिसमें ये था कि जो भी ऐसे नक्सलाइट हैं जो इन सभी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, अगर वो सरेंडर करते हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लेगी और उनको एक वापस से पश्चाताप करके मुख्य धारा में जुड़ने का एक नया अवसर प्रदान करे थी। सो दैट वाज सरेंडर पॉलिसी। सिमिलर था उसका रिहैबिलिटेशन एंड इंसेंटिव स्कीम। सो इससे जो कार्डर्स थे नक्सलाइट्स के उनको इनकरेजमेंट मिला कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सकें। सो हमें ये ज़रूरत है कि जितने भी ये सारे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, ये सभी स्कीम्स का जो बेनिफिट है ये हर एक सिटीजन को वहाँ पर मिले। ठीक है, सो 2010 का जो डिकेड था, मतलब उस टाइम का पीरियड, उसमें दंतेवाड़ा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक दिन में 76 आर्म्ड फोर्सेस, CRPF के आर्म फोर्सेस को मार दिया गया था और वो बेसिकली उस समय पर शहीद हुए थे। सो 2010 में आप देखो 2185 इंसिडेंट्स हुए थे, नक्सल वायलेंस थे। सो उसका सबसे जो इफेक्टेड एरिया था छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सो ये सारे रीजन्स थे। सो इस समय पर ये सिर्फ यूँ नहीं केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में बचा है और जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज़ बेसिकली वो प्रोग्राम होता है जिसमें वैसे डिस्ट्रिक्ट जो अच्छे से डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाए हैं, जो अंडर डेवलप्ड है,
बट अंडर डेवलप्ड इज़ नॉट अ वेरी गुड टर्म टू बी यूज्ड। सो इसी के लिए गवर्नमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलती है। सो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट को लाना, ये नीति आयोग का टारगेट है, और उसमें वो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। कुछ सर्टेन सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसको आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकती हो, सच एज नंदिनी सुंदर एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, इनको लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ट्राइबल एंड ह्यूमन राइट्स, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जब भी ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से डील करे। जस्ट बिकॉज अगर उस एरिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का बहुत रिपीटेड नंबर ऑफ केसेस वायलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वहाँ पे जो इनोसेंट ट्राइबल्स हैं या फिर और भी जो लोग हैं, उनसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो और उनका लाइफ और लिबर्टी थ्रेटन हो। सिमिलरली एक और केस था उसी समय का, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर डायरेक्टिव दी थी कि जब भी एंटी नेशनल ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस करें और जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट करें, तो उस समय जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी इस ऑपरेशंस को डायरेक्शन दे रही है, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने की ज़रूरत है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है ये इंश्योर हो सके। फिर अरण्यक फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2000 का एक केस है। इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो ऐसे एरिया में रहती हैं जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और फॉरेस्ट का भी बहुत सारे एरिया होता है, कोर, देन देयर इज़ बफर, और ये सारी चीज़ें। सो उसमें जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स से ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये माना कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का फॉरेस्ट के ऊपर राइट है। ठीक है। सो से और एथिक्स में आप ये वन लाइनर अपने नोटबुक में नोट कर लेना कि एथिक्स इज ट्रू विक्ट्री ओवर एक्सट्रीमिज्म लाइज इन रिस्टोरिंग जस्टिस, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी टू द मोस्ट वल्नरेबल। इसके अलावा ऐसे में आप ये, ऑल्दो ऐसे में नहीं, आप सारे जीएस सेंसर्स में यूज़ कर सकते हो कि सिक्योरिटी डिलीवर्स पीस बट डेवलपमेंट डिलीवर्स परमानेंस। ठीक है। सो लास्ट में हम यही कहेंगे कि सिक्योरिटी गेन तो हुए हैं, और हमें अब ये भी इंश्योर करना है कि और भी फर्दर कभी भी सिविलियन राइट्स का वायलेशन ना हो। फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो शांति अभी बनी हुई है, ये शांति एक लंबे पीरियड तक कंटिन्यू रहे। और ये किस तरीके से होगा? जब हम डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, हम रोड्स का रैपिड कंस्ट्रक्शन करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएंगे, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगे। पंचायत वो कैसे कर सकते हैं? पंचायत बढ़ा करके, ट्राइबल पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करके, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, और ये सारे जो ह्यूमन सेंट्रिक मेजर्स हैं, इसको जब हम करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। सो ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कि जो नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उससे रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू नक्सलिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी। द टर्म रेड कॉरिडोर refers to contagious stretch of left-wing extremism in affected districts around the central and eastern India. Naxalism is currently active in all northeastern states of India. So आप इस क्वेश्चन को आंसर करो। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3, और 1 and 3 and 1 and 2। So the answer will be Naxalism is currently active in all northeastern states। ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में है, और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो कभी थी भी नहीं। द मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी, 100% करेक्ट। हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया किस तरीके से दिस इज इंस्पायर्ड बाय माओइज्म। ठीक है। द टर्म रेड कॉरिडोर रिफर्स टू कंटेजियस स्टेट्स, 100% सही है। सो आंसर होगा आपका 1 and 2। ठीक है। सो दिस इज इट विथ रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है Modism must evolve into institution-centric nation building।
इसको अमरिंदर सिंह ने लिखा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रहे हैं। उन्होंने ये कहा दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है अभी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक्सपीरियंस कर रहा है और उनके लीडरशिप में काफ़ी सारी डिलीवरीज भी हुई है, वेलफेयर्स भी हुए हैं और नेशनल एसोसिएशन भी हुआ है। बट एक मैच्योर डेमोक्रेसी का एक पड़ाव ये होता है कि वो किसी इंडिविजुअल के अराउंड में सेंटर्ड ना करे, बट एक इंस्टीट्यूशन सेंटर्ड गवर्नेंस को इंश्योर करे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सिटीजन्स के राइट्स और जो फेडरल बैलेंस है ये मेंटेन रहे इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है। सो इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से लिंक कर सकते हो, एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी और ऐसे एथिक्स के पेपर्स। ठीक है। सो ऑथर का ये कहना है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी का लीडरशिप है, इसमें गवर्नेंस में, वेलफेयर में, नेशनल बिल्डिंग में, ग्लोबल स्टैंडिंग में काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है। बट जो इशू है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन था, जिस तरीके से हर एक मूवमेंट के ऊपर जो एक किचन कैबिनेट आज से समय पर डेवलप हो चुकी है, जो पार्लियामेंट का जो रोल है ये बहुत हद तक कम हो रहा है। इसके अलावा जो बिल्स हैं वो विदाउट डिस्कशंस पास हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि ये एक एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इस समय पर इंडिया में बहुत हद बढ़ चुका है। और ये किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज जो पार्लियामेंट है ये काफ़ी वीक हो रही है। जो सिक्योरिटी एजेंसी है सच एज ईडी या फिर सीबीआई एज वेल एज द पुलिस या फिर आपके ब्यूरोक्रेसी, सो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी एलिगेशन लगा है दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ये ऑटोनॉमी के साथ फंक्शन नहीं कर पा रही है। सो ऑथर का ये कहना है कि सिर्फ इलेक्शन इज़ नॉट इनफ, इंस्टीट्यूशन का भी इंडिपेंडेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंटर पर है ना एक मैच्योर डेमोक्रेसी का एक प्रूफ होता है। ठीक है। सो इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकें, वो इंडिपेंडेंट हो सकें, वो अपने फंक्शंस को किसी के दबाव में ना अपने दबाव में ना फंक्शन करें। और जो सेंटर और स्टेट के बीच में फेडरल बैलेंस से इशू हो रहा है, जिस तरीके से अपोजिशन रूल स्टेट्स वर्सेस जो रूलिंग पार्टी के बीच में टसल होता है इन एवरी स्टेट। ठीक है। इसके अलावा जो सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अभी हमने जंतर मंतर पे देखा, या फिर हमने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट अभी झारखंड में हुआ है उसमें ब्रूटल क्रैकडाउन देखा पुलिस को। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं एज वेल एज इंक्लूसिव गवर्नमेंट। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमें बताते हैं कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया अकॉर्डिंग टू ऑथर। उन्होंने गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी दी है, हेल्थ सिक्योरिटी, हाउसिंग सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे लार्ज स्केल बेनिफिट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश हुआ है, ग्लोबल स्टैंडिंग जो है इंडिया का बढ़ा है। जिस तरीके से इंडिया में 2023 में G20 हुआ था, 10th क्वाड समिट, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इस समय इंडिया होल्ड करता है। बट जो कंसर्न्स है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, फेडरल कंसल्टेशन, जिस तरीके से डोमिनेंस है जीएसटी रेट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर टैक्स के ऊपर में जो डिवोल्यूशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इन सारी चीज़ों में भी प्रॉब्लम जो है इस समय पर हमें दिख रही हैं। अपॉइंटमेंट्स जो है सच एज सीआईसी के जो चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट या फिर लोकपाल, ये सारी जो चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन करती है इनके ऑटोनॉमी को। इसके अलावा जो जुडिशरी है, जुडिशरी को भी हमने बहुत बार देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चीज़ों में जो सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर इंटरवीन किया है और काफ़ी चीज़ों में अपनी चीज़ें को लाया है। सच दैट जो इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें एक जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया था उनसे इलेक्शन को लेकर के। सो हमने जुडिशरी के रोल्स को भी एक्सपैंड होते देखा है। सो ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी का साइन नहीं है, बिकॉज आप किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में देखो तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है। बट इंडिया में इज़ नॉट क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में
डिसोल्यूशन ऑफ पावर बहुत होता है, मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है ये जुडिशरी में भी इन्वॉल्व है, ये जो आपके लेजिस्लेचर्स है उसमें भी इन्वॉल्व है। सिमिलरली जुडिशरी भी इन्हीं तरीके का काम कर रही है और वाइस वर्सा। सो ये मैच्योर डेमोक्रेसी अगर हमें बनना है तो हमें इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर में जाने की ज़रूरत है। सो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं सच एज इलेक्शन कमीशन, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CBC, NHRC, CIC, लोकपाल। ये सारे बॉडीज़ क्या देखते हैं? सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी है ये मेंटेन रहे और गवर्नमेंट अपने हर एक वर्क के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करे। सेपरेशन ऑफ पावर्स मैंने आपको बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये सिर्फ अपना अपना फंक्शन करे ताकि किसी के भी हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो पाए। एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। ठीक है, फेडरलिज्म में इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ये इंश्योर करता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये बनी रहे और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनी रहे। ये आर्टिकल 245 टू 263 में आप देख सकते हो। इसके अलावा जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल में हर एक स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। सो हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से जो ऑटोनॉमी है या फिर जो एक डोमिनेंस है या तो किसी एक गवर्नमेंट की ये नहीं हो पाती है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहती है कि जो स्टेट का रोल है इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इंश्योरिंग डिग्निटी ये बनी रहती है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स एंड डेटा है, काफ़ी डिबेटेबल है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 55th है। इसके अलावा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 में आया था, उसमें इंडिया पर शॉर्ट डेमोक्रेसी कहा गया है, बट ऐसा गवर्नमेंट मानती नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये सारे जो डेटा है ये डेटा एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है इसको विटनेस नहीं करते हैं। ठीक है, सो इस समय पर कौन कौन से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? सबसे पहले जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो हमने यहाँ पर देखा, EC, CAG, CBC, NHRC, CIC, लोकपाल एटसेट्रा एटसेट्रा, UPSC भी है, NHRC है, काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। सो इन सभी में ऑटोनॉमी लाने की ज़रूरत है ताकि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ये इसमें ना बना रहे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली अपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत है ताकि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन बना रहे। और अगर हमें पीपल सेंट्रिक अप्रोच को अपनाना है तो उसमें सिविक पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स एज वेल एज जो सोशल ऑडिट है ये करने की ज़रूरत है, तब जाकर एक अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी अश्योर होगी। सो India's democratic future lies in moving beyond personality cult to institution-led governance. Only then we can ensure inclusive, just and sustainable nation building. So this is it. A prelims का MCQ question है, attempt करो आप. That which of the following is or are the constitutional bodies established to ensure transparency, accountability and governance? So पहला ऑप्शन है CIC, दूसरा है CAG, थर्ड ऑप्शन इज NHRC, फोर्थ ऑप्शन इज प्लानिंग कमीशन। ये आपका ऑप्शन है 1 2 3 1 2 4 1 3 4 एंड 1 2 3 4। You have 10 seconds. Attempt next question. So your answer is CIC होगा 100%. It is a constitutional body. CAG, yes, it is a constitutional body. NHRC, yes, it is a constitutional body. बट जो प्लानिंग कमीशन है ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो सॉरी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट प्लानिंग कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एक गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी थी। सो 4 विल नॉट बी द ऑप्शन। सो जहाँ जहाँ पे 4 है इसको आप हटा दो। सो 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। So this is it with respect to this article. Let us move on to the next article जो हमारा ब्रिक्स के ऊपर है। So इस आर्टिकल को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लिखा है और उनका ये कहना है कि जो ब्रिक्स का इस समय पर रोल है
ये रोल काफ़ी पिवोटल है क्योंकि ब्रिक्स आज के समय क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ रहा है। एंड ब्रिक्स का जो रोल है ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ब्रिक्स जो है ये कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 49% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 26% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो दे शेप द सस्टेनेबल इंक्लूसिव रेजिलियंट फ्यूचर। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लैंड रिस्टोरेशन, सर्कुलर इकोनॉमी एंड ग्रीन ग्रोथ। सो द मैसेज इज क्लियर, ब्रिक्स इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक ब्लॉक बट ये एक कैटलिस्ट भी है in building equitable, people-centric and environmentally responsible world order that prioritizes the planet over long-term gain. सो अगर ब्रिक्स के ऊपर में आपके क्वेश्चन आता है, सो ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, आप इस पोर्ट को डायरेक्टली वहाँ पे अपने आंसर्स में पेस्ट कर सकते हो। सो इस टॉपिक को आप इन जीएस पेपर के ऊपर मैप कर सकते हो। सो आज के समय पर कुछ की डेवलपमेंट है ये हम देखेंगे। 18/10/2026 को न्यू दिल्ली में 12th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है, और उसका जो चेयरमैन था वो इंडिया था। सो इंडिया ने काफ़ी जो इनिशिएटिव लिए हैं इन द रिसेंट पास्ट, इसे भी हम देखेंगे। सो मिशन लाइफ हमने लिया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन से लड़ने के लिए एफॉरेस्टेशन है, उसके लिए एक स्कीम इंडिया ने चलाई, एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन द नेम ऑफ अ मदर। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये दिखाता है कि जो इंडिया का कमिटमेंट है टुवर्ड्स environment protection and fighting against climate change। सो ये सारी चीज़ें ये दिखाते हैं दैट इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री और वो जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं इसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है और कर रहा है, ठीक है। सो ब्रिक्स कंट्रीज हैव अडॉप्टेड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट कोऑपरेशन। और इस जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ये 12th ब्रिक्स समिट के बाद हुई। इसका जो फोकस था दैट इज बेसिकली ऑन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज, ये फॉरेस्टेशन को बढ़ाना, फॉरेस्ट फायर्स को किस तरीके से प्रिवेंट करके मैनेज किया जा सकता है, डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन को कम करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बढ़ाना, एज वेल एज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को किस तरीके से आम जनता में प्रेजेंट करना, प्रमोट करना है, AI and innovation for environmental solution। सो कुछ ऐसे स्टैटिक टर्म्स हैं जिसको जो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले व्हाट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें सिर्फ हम रिसोर्स को खर्च करके डेवलपमेंट ना करें, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि जो डेवलपमेंट हो रही है दैट इज़ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब आज देखो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सो आज की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, इनको फुलफ़िल करने के लिए हम जो रिसोर्सेज हैं इसको कंप्लीटली एग्ज़ॉस्ट ना करें, ठीक है? इसको हम एग्ज़ॉस्ट ना करें बल्कि इस रिसोर्सेज को हम बचा कर के रखें फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है? सो दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक कोई प्रोडक्ट यूज़ करो, फिर उस प्रोडक्ट का जब उस वो यूटिलिटी कम हो जाए तो आप दूसरी चीज़ में उसको यूज़ करो, देन फिर आप तीसरी चीज़ में यूज़ करो, अल्टीमेटली दे आर रिसाइकल्ड और फिर उससे एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज़ नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कि जो हमारे फ्लोरा एंड फौना है इन सभी का प्रोटेक्शन हो, सस्टेनेबल एंड रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो, ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बिटवीन द कम्युनिटीज सच एज फ्लोरा एंड फौना ये बना रहे। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये इंडिया का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है और इंडिया इससे ये मैसेज देना चाहता है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है थ्रू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल, ताकि हम इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन या फिर इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन है इसको रोक सकें। क्लाइमेट रेजिलियंस, द एबिलिटी ऑफ द कम्युनिटीज एंड द इकोसिस्टम टू विथस्टैंड द
टू विथस्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट शॉक। मतलब अगर किसी एरिया में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कुछ एडिक्वेट होता है या फिर कुछ बड़ा होता है, सच एज फ्लड्स या फिर ड्रॉट्स या फिर फ्लैश फ्लड्स, ये सारी चीज़ों से लड़ने के लिए जो एक जो दृढ़ता चाहिए होती है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक। सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जो ब्रिक्स हैं, इसको 2009 में फॉर्म किया गया था। फर्स्टली दिस वाज BRIC, दैट वाज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। फिर लेटर ऑन साउथ अफ्रीका भी इसमें ज्वाइन हो जाता है, एंड दैट फिर साउथ अफ्रीका और बाकी 4 कंट्री मिलकर के इनके फाउंडिंग मेंबर्स कहलाते हैं। 2024 में ब्रिक्स से एक्सपेंशन होता है और उसमें इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन होते हैं। और ब्रिक्स आज के समय पर 49% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी एंड 26% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में भी गवर्नेंस करता है। सो इंडिया का जो एम है, इट इज़ एम्ड एट पीपल सेंट्रिक एंड कम्युनिटी बेस्ड एक्शंस। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हो, जिसमें MC मेहता का जो केस है 1987 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इट इज़ इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, दैट इज़ राइट टू लाइफ। इसके अलावा वेलो सिटीजन स्टेज 1996, इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया था। हमने इसको लास्ट वीडियो में भी देखा है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है। इसके अलावा पॉल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल्स भी होते हैं। ठीक है। सो ये वेलो सिटीजन केस के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा TN बोधारमन थिरुल क्या है ये, थिरुवल्लुवाड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का था। इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। सो एक ये एथिक्स का वन लाइनर है, दैट ट्रू लीडरशिप इज लाइज इन सेफगार्डिंग द प्लैनेट टुडे फॉर अ जस्ट एंड लिवेबल टुमारो। ऐसे का वन लाइनर, दैट Earth does not belong to us, we belong to the earth. Our duty is to ensure its well-being for future generation. सो कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या फिर क्लाइमेट चेंज टैकल का अगर आपके पास एक आंसर है, सो आप इस वर्ड को उस आंसर्स में डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है। सो अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमें पहले तो साउथ साउथ कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस का जो इशू है, जो मनी का इशू है, ये दूर हो सके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एज़ वेल एज़ कैपेसिटी बिल्डिंग करने की भी ज़रूरत है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने सस्टेनेबल लाइफ जब हम अपने लाइफ़स्टाइल में सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड करें और इन्वेस्ट करें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में, AI में, इनोवेशन में, ताकि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे सॉल्यूशन निकल सकें। सो एक जस्ट ट्रांजिशन की ज़रूरत है, ताकि हम ग्रोथ को लिंक कर सकें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की तरफ। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? सो आप बता सकते हो BRICS। तो यहाँ पर कौन नहीं है? साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी, रशिया भी है। जो आंसर है इट इज़ इजिप्ट। सो दिस इज़ द आंसर, इजिप्ट। सो दिस इज़ इट। हमने तीनों आर्टिकल को एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू आर हियर टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इन दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम 21 और 22 अगस्त का आर्टिकल एडिटोरियल्स को एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। और मैं